गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने तरीके से हम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हम वहां से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ relation. There are two methods to represent a relation. पहला नंबर है ग्राफिकल मेथड। किसी भी रिलेशन को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला नंबर है ग्राफिकल मेथड और सेकंड नंबर है मैट्रिक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम अगर मान लेते हैं मेरे पास ए और बी दो आर टू finite sets are be a relation from A to B। मान लेते हैं मेरे पास A और B दो फाइनाइट सेट दे रखा है और R एक रिलेशन है जो A से B में डिफाइन कर रहा है। अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करें तो इस सेट ए और बी का जितना भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना भी एलिमेंट होगा, अगर हम सपोज करें ए और बी में टोटल 3 एलिमेंट्स है तो हम 3 पॉइंट से इसको डिपिक्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि ए में 2 एलिमेंट है और बी में 1 एलिमेंट है। ए का जो एलिमेंट है वो है मेरे पास स्मॉल a1 और स्मॉल a2 और मान लेते हैं कि b का जो एलिमेंट है मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो इसको हम b1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेट a और b के एलिमेंट को हम पॉइंट से शो करते हैं और इस पॉइंट को कहा जाता है नोड या हम लोग इसको वर्टिसेस भी कह सकते हैं। ठीक, अब दो नोड को या दो वर्टिसेस को मिलाने वाला जो लाइन होता है आप किसी को भी पिक कर सकते हैं। यहाँ से इस दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों नोड को, किसी भी दो नोड को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं एज या हम लोग इसको आर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई एज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो रहा हो, जैसे मान लेते हैं ये एज E1 है, ये एज E2 है और एक एज E3 है जो स्टार्ट होता है A1 से और इसका एंडिंग भी इसी A1 पे हो रहा हो, तो इस एज E3 को हम लोग लूप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और है क्या कि अगर कोई एलिमेंट मेरे पास A1 दे रखा है और रिलेशन में कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि A1 रिलेटेड है B1 से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, A1 अगर रिलेटेड है B1 से, A1 और B1 को एक एज E1 के थ्रू या एज हम कोई भी यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं, एक एज के थ्रू कनेक्ट करेंगे। चूँकि A1 रिलेटेड है B1 से इसीलिए हम A1 से B1 की तरफ एरो बनाएंगे। अगर ये ऐसा ना हो के ये हो B1 A1 तो आपको फिर अपोजिट में एरो बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास B1 रिलेटेड हो
A2 से ऐसा दिया हुआ हो तो आपको करना क्या है, B1 की तरफ से स्टार्ट करना है और A2 की तरफ एरो को शो करना है। ठीक है, तो अगर किसी ग्राफ में जितने भी एजेस दिए हुए हैं वो एजेस डायरेक्शन को शो करे तो ऐसे ग्राफ को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ऐसे ग्राफ को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखें, ग्राफिकल मेथड के अंदर में सेट का जितना भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नोड या वर्टिसेस। इसको और भी नाम, अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे इसको जंक्शन भी कहते हैं, है ना। तो हम ग्राफ थ्योरी में उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़े, किसी दो नोड को जो जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम लोग एज या आर्क कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या कि अगर कोई एज एक ही नोड से स्टार्ट होके, मतलब किसी एज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो लूप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताए क्या कि अगर किसी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए डायरेक्शन शो किया हुआ हो तो ऐसे एज को या ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। अगर एज की हम बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्टेड एज। तो अगर आपसे कोई पूछे ग्राफ क्या होता है तो आप सिंपली कह सकते हो ग्राफ को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ों को और समझते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे पास दो सेट दे रखा है, ए और बी। ए के अंदर में 2, 4, 6 एलिमेंट है और बी के अंदर में 4, 6, 8 एलिमेंट दे रखा है और एक रिलेशन भी डिफाइन किया हुआ है ना। 2 से 4 ऑर्डर्ड पेयर है, फिर 2, 6 है, 2, 8 है एंड सिमिलरली और भी एलिमेंट इसमें दे रखा है। कह रहा है क्या कि इसका आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ए के अंदर में और बी के अंदर में देख लीजिए कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ए के अंदर में 3 एलिमेंट है, 2, 4, 6 और बी के अंदर में है 4, 6, 8। तो 4, 6 दोनों में कॉमन हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 3 और 1 4। जो कॉमन है उसको डबल टाइम काउंट नहीं करना, सिंगल टाइम काउंट करेंगे। तो टोटल एलिमेंट है 4। तो हम क्या बताए पीछे कि जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ उसको पॉइंट के थ्रू दिखा देना है ना। तो यहाँ से हम 4 पॉइंट बनाते हैं, 2, 4, 6 और 8 के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगल शेप में ही बनाएं, आप किसी भी शेप में बना सकते हो। जनरली अगर 4 पॉइंट रहता है तो रेक्टेंगल शेप बनाया जाता है, 3 के लिए ट्रायंगल शेप एंड सो ऑन। लेकिन आप ग्राफ में किसी भी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप रेक्टेंगल से ही उसको शो करोगे। अब पॉइंट बनाने के बाद आप रिलेशन के अंदर आइए और देखना है कि पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर में है 2, 4, मतलब क्या 2 का रिलेशन 4 के साथ है। तो आप 2 से 4 की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डायरेक्टेड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये 2 और 2 से रिलेटेड है 4, है ना। अगर 4 से 2 होता तो 4 से 2 की तरफ एरो को हम शो करते। नेक्स्ट नंबर है 2, 6। तो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 से 6 की तरफ हम एरो को शो कर देंगे। फिर से है 2, 8। तो 2 से 8 की तरफ एरो को शो कर देना है। नेक्स्ट नंबर है 4, 4, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी 4 होगा और एंडिंग पॉइंट भी 4 होगा। तो यहाँ पे लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा। 6, 6, तो 6 पे भी लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर है 4, 8। तो 4 से 8 की तरफ हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये मेरा रिलेशन का, इस रिलेशन का ग्राफ बनके तैयार हो गया। तो बहुत आसान सा चीज़ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है उसमें आपको एक को पिक करना है, दूसरे के साथ आपको एक डायरेक्टेड लाइन के थ्रू ऐड करके दिखा देना है।
अब यहाँ से बात आती है क्या कि इस ग्राफ के थ्रू आप कैसे बोलेंगे कि कोई एक ग्राफ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम आपसे बताए हुए थे कि कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेल्फ इमेज रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि टोटल दोनों सेट में अगर हम एलिमेंट की बात करें तो 4 एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जब चारों एलिमेंट का सेल्फ इमेज इसमें डिफाइन हो, या कहने का ये मतलब कि हर एक नंबर के ऊपर में लूप लगा हुआ हो। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 के ऊपर लूप नहीं लगा हुआ, मतलब 2 से 2 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से 8 से 8 का भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये दिया गया जो ग्राफ है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको हम क्या बताए थे कि अगर A से B रिलेटेड हो, मतलब A और B का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा हो, तो B से A का भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में फॉर्म होना चाहिए। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर 2 से 4 की तरफ एक डायरेक्टेड लाइन गया हुआ है तो 4 से 2 की तरफ भी डायरेक्टेड लाइन होना चाहिए। सिमिलरली अगर 2 से 6 की तरफ डायरेक्टेड लाइन गया हुआ है तो 6 से 2 की तरफ भी होना चाहिए, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए ये रिलेशन, ये ग्राफ जो है मेरा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको हम क्या बताए थे कि अगर किसी रिलेशन में A से B का ऑर्डर्ड पेयर हो और B से C का भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो रहा हो तो A और C के बीच में इनडायरेक्ट एसोसिएशन होता है। मतलब A का C से ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में देख रहे हैं क्या, 2 का 4 के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश है और 4 का 8 के साथ है। 2 का 4 के साथ रिलेशन है एंड 4 का 8 के साथ है। तो बाय ट्रांजिटिव लॉ क्या होगा, 2 का 8 के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, मतलब 2 और 8 का भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं 2 से 8 के बीच में एक सिंगल डेडिकेटेड डायरेक्टेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इस तरीके से आप और भी चेक कर सकते हैं इसमें। अगर हम दूसरे की बात करें तो 2 का 8 से है, बट 8 का किसी और से रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट की बात करें 2 का 6 से है, 6 का और किसी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ नहीं है। तो एक सिंगल यही है, 2 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है, 4 का 8 के साथ है, तो 2 और 8 का एक डेडिकेटेड लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये सिर्फ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कुछ और क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज़ों को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जहाँ पर रिलेशन दे रखा है ये और सेट का एलिमेंट है 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, सेट का जो भी एलिमेंट है उसको आप पॉइंट के थ्रू शो करेंगे। तो चूँकि 3 पॉइंट दिया हुआ है इसीलिए हम इसको ट्रायंगल के थ्रू शो कर रहे हैं। आप इस चीज़ों को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ग्राफ है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में भी आप तीनों पॉइंट को डिपिक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है जनरली, लेकिन अगर 3 पॉइंट रहता है तो ट्रायंगल फॉर्म में दिखाया जाता है। अब पॉइंट शो करने के बाद आप रिलेशन के अंदर आएंगे और देखेंगे कि पहले ऑर्डर्ड पेयर में 1 रिलेटेड है 1 के साथ, तो 1 से एक आर्क ड्रॉ करना है और 1 पे आके एंड कर देना है। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में 2 के साथ रिलेटेड है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी 2 है और एंडिंग पॉइंट भी 2 है, तो 2 पे भी लूप बन जाएगा। थर्ड में हम क्या देख रहे हैं, 1, 2 के साथ कनेक्ट है, तो 1 से डायरेक्टेड लाइन शुरू करना है और 2 पे एंड करना है। फिर 2 का 3 के साथ है तो 2 से स्टार्ट करना है और 3 तक लाना है इसको। फिर 3 का 2 के साथ है तो आप सिमिलरली
3 का 2 के साथ ऐसे शो कर देंगे। फिर 3 का 1 के साथ है तो 3 का 1 के साथ हम डायरेक्टेड लाइन शो करेंगे। फिर 3 का 3 के साथ है तो 3 का 3 के साथ आप लाइन कुछ इस टाइप से शो करेंगे और ये ग्राफ बन के तैयार हो गया रिलेशन आर के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन कीजिए ये जो दिया गया रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से पॉइंट पिक करना है और इसका ग्राफ बनाना है इस दिए गए रिलेशन के बेस पे। तो हम देख रहे हैं क्या, ये जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ये 4 एलिमेंट कंटेन कर रहा है इस रिलेशन के अंदर में। तो हम 4 पॉइंट ड्रॉ करते हैं और 1 2 3 4 के थ्रू इसको वर्टेक्स बना देते हैं। अब हम रिलेशन के अंदर में आते हैं, देखते हैं कि 1 रिलेटेड है 1 के साथ तो 1 के ऊपर में लूप बना देंगे। फिर 1 रिलेटेड है 2 के साथ तो 1 से 2 की तरफ एक डायरेक्टेड लाइन को शो करेंगे। इसी तरीके से 1 3 के साथ कनेक्टेड है तो 1 से 3 की तरफ डायरेक्टेड लाइन शो करेंगे आप। नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं 1 4 के साथ है तो 1 से 4 की तरफ एक डायरेक्टेड लाइन आपको शो करना है। फिर 2 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 पे भी एक डायरेक्टेड लाइन आपको शो कर देना है। 2 से 3 की तरफ है तो 2 से 3 की तरफ आप डायरेक्टेड लाइन बना देंगे। फिर 2 का 4 के साथ है तो 2 से 4 की तरफ डायरेक्टेड लाइन बना देंगे। 3 से 4 का ऑर्डर्ड पेयर है तो 3 से 4 की तरफ। फिर 4 का 4 से है तो 4 का 4 से बना देंगे और ये आपका रिलेशन का ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि जितना भी पॉइंट दिया हुआ है सबके ऊपर में सेल्फ लूप लगा हुआ है, लेकिन इस 3 के ऊपर में सेल्फ लूप नहीं लगा हुआ है। तो ये रिलेशन आपका नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव? बिकॉज 3,3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये आपका यहाँ से पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकेंड नंबर कह रहा है चेक कीजिए सिमेट्री है कि नहीं है। तो अगर हम देखते हैं 1 2 के साथ रिलेटेड है बट 2 का 1 के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है। सिमिलरली हम देखते हैं 1 का 3 के साथ है और 3 का 1 के साथ नहीं है। तो अगर इस पूरे ग्राफ में किसी एक पॉइंट के लिए भी अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हो रहा है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, है ना। जैसा कि हम यहाँ पे एक और देख रहे हैं 2 का 4 के साथ है बट 4 का 2 के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये होगा नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं होगा? अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि क्यों नहीं सिमेट्रिक होगा तो आप कहेंगे A, B बिलोंग्स टू रिलेशन बट B, A डोंट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या पढ़े थे क्या कि अगर A B से रिलेटेड हो और B C से रिलेटेड हो तो A और C के बीच में इनडायरेक्ट एसोसिएशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ है तो 1 और 4 का इनडायरेक्ट एसोसिएशन हो रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है तो 1 का 3 के साथ एसोसिएशन है। और भी आप चेक कर सकते हैं, सारे के लिए ये ट्रू आ रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है ये सिर्फ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, आप रिलेशन इस दिए गए डायग्राफ के ऊपर में दिखाइए। डायग्राफ कहने का मतलब डायरेक्टेड ग्राफ।
ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके बेस पे आपको रिलेशन लिखना है। तो हम आपको क्या पता है कि जितना भी पॉइंट दे रखा है वो सेट का एलिमेंट होता है। तो यहाँ से हेयर एलिमेंट अगर हम ए मान ले इस सेट को, तो एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं 1 का किसके साथ है, तो 1 से किसी भी दूसरे पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड एज नहीं गया हुआ है। कहने का ये मतलब 1 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। अगर 2 से देखें तो 2 का 1 के साथ है कनेक्शन, 2 से 1 की तरफ एक डायरेक्टेड लाइन है। फिर 2 से 2 पे भी एक डायरेक्टेड लाइन है। इसी तरीके से 2 से 3 की तरफ भी एक डायरेक्टेड लाइन गया हुआ है। तो 2 और 3 भी एक ऑर्डर्ड पेयर को फॉर्म करेगा। फिर 2 से देखते हैं तो और किसी भी एलिमेंट का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 3 के लिए, तो 3 से 2 की तरफ एक सिंगल डेडिकेटेड लाइन आया हुआ है। तो 3 का रिलेशन हो जाएगा 2 के साथ। फिर देखते हैं क्या 3 का 4 से भी एक सिंगल डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये 3 का 4 से ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, है ना। 3 का और किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हम 4 के लिए अगर देखें तो 4 का 4 के साथ भी बन रहा है और 4 से 5 की तरफ भी एक सिंगल डेडिकेटेड लाइन यहाँ पे शो हो रहा है। तो 4 5 का भी ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा और किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं हो रहा है। तो ये आपका इस ग्राफ के लिए रिलेशन आपका ये हो जाएगा और सेट आपका ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ से अब आपको ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकेंड मेथड पढ़ते हैं जो कि है मेरा मैट्रिक्स मेथड। सेकेंड नंबर मेथड है मैट्रिक्स मेथड। हम एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास एक सेट ए दे रखा है जिसमें A1 A2 सो ऑन AM मतलब M एलिमेंट्स दे रखा है। दूसरा सेट है B जिसमें B1 B2 सो ऑन BN मतलब N एलिमेंट्स दे रखा है। और एक रिलेशन R है जो A से B में डिफाइन हो रहा हो। तो मैट्रिक्स ऑफ ए रिलेशन मतलब MR कहने का मतलब मैट्रिक्स ऑफ अ रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ, जहाँ पर ये जो MIJ है इसका वैल्यू 1 तभी होगा जब AI, BJ उस रिलेशन से बिलोंग करेगा और 0 तब होगा जब AI, BJ उस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच में एक डायरेक्टेड लाइन शो हो रहा है तो उसके लिए हम वैल्यू 1 लिखेंगे उस मैट्रिक्स के अंदर में। और अगर किसी दो पॉइंट के बीच में या किसी दो वर्टेक्स के बीच में कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स में वैल्यू 0 डालेंगे। यहाँ से हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 4 और एक रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर में कुछ ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है इस रिलेशन का मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको समझने के लिए इस रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। ग्राफ के अंदर में सेट के अंदर जितना एलिमेंट है उसको पॉइंट से दिखाते हैं। तो ये 3 एलिमेंट था तो इसके लिए हम इसको ट्रायंगल शेप में बना लेते हैं 1 3 और 4। अब हम क्या देख रहे हैं 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है तो लूप हो जाएगा 1 पे। 1 का 3 के साथ है तो 1 से 3 की तरफ एक डायरेक्टेड लाइन शो करेंगे। फिर 3 का 3 के साथ रिलेशन है तो 3 पे लूप बन जाएगा।
4 के साथ है तो 4 पे भी लूप बन जाएगा, है ना। बस इतना ही कुछ दे रखा है। अगर आपको बोले इस ग्राफ को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए या डायरेक्टली इस रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन को MR से डिनोट करते हैं और आपको देखना होगा सेट के अंदर में कितना एलिमेंट है। सेट के अंदर में हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 एलिमेंट है 1 3 4, तो आप 1 3 4 रो फॉर्म कर लेंगे। और चूँकि ये बोल रहा है कि रिलेशन R जो है ये इटसेल्फ पे डिफाइन कर रहा है, इसीलिए आपको कॉलम में भी 1 3 4 ही रखना होगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा सेट B डिफाइन किया हुआ रहता है और A B के ऊपर में ये रिलेशन रहता है तो आप रो में A को रखते और कॉलम में B वाले को रखते, मतलब रो में A को रखते और कॉलम में B वाले को रखते। चूँकि इसमें इटसेल्फ पे डिफाइन हो रहा है इसीलिए A को ही हम रो और कॉलम दोनों जगह डिपिक्ट करे हैं, दिखाए हैं। अब यहाँ से आपको देखना है क्या 1 से 1 का ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हुआ है, तो 1 से 1 का अगर रिलेशन बना हुआ है तो आप इसके लिए इसको 1 दिखाएंगे। हम क्या बताएं आपको कि अगर 1 से स्टार्ट हो और 1 ही पे एंडिंग हो और डायरेक्टेड लाइन दिखाया हो मतलब लूप फॉर्म हो रहा हो तो उसके लिए आपको 1 दिखाना है और जिसके लिए नहीं होगा उसके लिए 0। जैसे कि अगर यहाँ से हम देखें तो 1 का 3 के साथ भी एसोसिएशन है तो 1 से 3 के लिए आप 1 दिखा दीजिए। इधर से 1 चूज करेंगे, इधर से 3, तो 1 3 के लिए भी 1 हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल लाइन दे रखा है। 1 से अगर 4 के लिए हम देखें तो कोई भी डायरेक्टेड लाइन यहाँ पे 1 और 4 के बीच में डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम 0 से इसको शो करेंगे। नेक्स्ट हम 3 के लिए बात करते हैं, देखते हैं क्या 3 का 1 के साथ कनेक्शन इस ग्राफ में दे रखा है ना। तो 3 का 1 के साथ यहाँ पे इस ग्राफ में कनेक्शन नहीं दे रखा है। अगर हम डायरेक्टली रिलेशन में देखें तो 3 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आप वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 0। फिर देखेंगे क्या 3 का 3 के साथ कनेक्शन है, तो 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में बना हुआ है। और अगर हम ग्राफ में देखें तो 3 का 3 के साथ भी एक डायरेक्टेड लाइन शो हुआ है, इसीलिए हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 1। फिर 3 का 4 के साथ देखना है तो कोई भी कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम रिलेशन में देखें तो 3 से 4 का ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 0। फिर हम 4 का देखते हैं 1 के साथ, तो 4 का 1 के साथ रिलेशन में भी नहीं है और ग्राफ में भी अगर रिलेशन में नहीं है तो ग्राफ में भी शो नहीं होगा, इसीलिए वैल्यू होगा 0। फिर से 4 का 3 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो वैल्यू 0। 4 का 4 के साथ ये लूप लगा हुआ हम देख रहे हैं और 4 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में बना हुआ, इसीलिए वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये आपका मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन भी बन गया। तो हम देखें कितना आसान है ये। अगर कोई सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, आपको दोनों में से कोई भी मेथड में लिखने बोले तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। जैसा कि इस रिलेशन के लिए हम आपका ग्राफ भी शो किए हैं और अगर मैट्रिक्स लिखने बोले तो हम मैट्रिक्स भी लिख के दिखाए हैं। अब हम इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है तो आप उसको मैट्रिक्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस सारे चीज़ों को अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन के बारे में, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। और रिलेशन R is reflexive if the diagonal element of मैट्रिक्स इज 1। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर किसी रिलेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और उस मैट्रिक्स के अंदर में
सारा डायगोनल एलिमेंट 1 है तो वैसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है, इसके अंदर में एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को चूज करना है, बाकी एलिमेंट को डिस्कस ही नहीं करना। अगर डायगोनल एलिमेंट में तीनों एलिमेंट 1 1 1 दिया हुआ है तो इस रिलेशन को हम कहेंगे, ये मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन जो दिया हुआ है ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरीके से सेकेंड नंबर है, एक रिलेशन R को हम लोग ई रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन R को हम लोग ई रिफ्लेक्सिव तभी बोलेंगे जब अगर मैट्रिक्स के अंदर में जो डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ है वो सारा ही डायगोनल एलिमेंट 0 हो। अगर सारा डायगोनल एलिमेंट 1 हो रहा था तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कह रहे थे वो मैट्रिक्स रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन में सारा डायगोनल एलिमेंट 0 0 आ रहा है तो वैसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो मैट्रिक्स मेरा ई रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स होगा। इसी तरीके से तीसरा नंबर है कि अगर कोई रिलेशन R दे रखा है तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन तभी बोलेंगे जब मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन इक्वल हो मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन के ट्रांसपोज के इक्वल। कहने का ये मतलब जो रो दे रखा है उसको अगर आप कॉलम में कन्वर्ट करें और कॉलम को रो में कन्वर्ट करें और दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। जैसे मेरे पास एक दे रखा है A जिसके अंदर एलिमेंट है AHG, ठीक है। इधर हम चलते हैं तो इसको रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल चलते हैं तो कॉलम बोलते हैं, है ना। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास अभी AHG ये पहला रो है तो हम इसको कॉलम बना देते हैं। HBF ये सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम बना देते हैं। GFC ये तीसरा रो है तो हम यहाँ पे तीसरा कॉलम इसको बना देते हैं। अब हम क्या देखते हैं, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू A के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A ट्रांसपोज का वैल्यू A के इक्वल आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बताए आपको। फोर्थ नंबर है कि अगर कोई रिलेशन R दे रखा है तो इसको आप एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तब कहेंगे जब इसमें आइदर Mij का वैल्यू 0 हो या Mji का वैल्यू 0 हो, जब i नॉट इक्वल टू j हो। कहने का मतलब जब रो और कॉलम इक्वल नहीं हो रहा हो वहाँ पे अगर Mij का वैल्यू उस मैट्रिक्स में 0 दिया हुआ है या Mji का वैल्यू मैट्रिक्स में 0 दे रखा है तो वैसे रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। फिफ्थ नंबर है, एक रिलेशन R को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन तब बोलेंगे जब हम MR का स्क्वायर करें, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन का स्क्वायर करें और इसमें मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन को ऐड करें तो ये अगेन फिर से उस मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन के इक्वल हो जाए। तो ये एक फॉर्मूला की तरह हो गया, आप इसको लर्न कर लेंगे। एक रिलेशन R को ट्रांजिटिव कब बोलेंगे आप लोग, जब मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन का स्क्वायर में अगर हम मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन को ऐड करें तो ये फिर से मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन के इक्वल हो जाए। तो ये यहाँ से 5 पॉइंट है नोट में, आप सारे पॉइंट को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ से ट्रांजिटिव रिलेशन पे बराबर पूछता है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन दे रखा है, आपको शो करना है कि ट्रांजिटिव मैट्रिक्स है ये। तो शो कैसे करेंगे, अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हुए थे कि अगर MR का स्क्वायर प्लस MR इक्वल टू MR हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये
ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेट में दे रखा है एम आर इज इक्वल टू 1010, कॉलम वाइज हम लिख रहे हैं 1011 10101010। अब आपको करना क्या है, तो आप एम आर का स्क्वायर निकाल लेंगे, मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम आर इंटू एम आर 101010101010 इंटू 101010101010। अब मैट्रिक्स का रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होगा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो एक का हम कॉलम पकड़ लेते हैं और दूसरे का हम रो पकड़ लेते हैं। इसका हम अगर रो पकड़े हैं तो इसका कॉलम ले लेंगे, अगर इसका हम कॉलम लेते हैं तो इसका रो ले लेंगे। आपको हम साइड में करके पहले दिखा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक दे रखा है मैट्रिक्स ए जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 -1 0, और दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है बी जिसके अंदर में एलिमेंट है मेरा -4 3 -1 और 2। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होता है। जैसा कि हम ए मैट्रिक्स का देख रहे हैं, कॉलम कितना है, तो 1 और 2 कॉलम दे रखा है, रो कितना है 1 और 2 है, मतलब ये 2/2 का मैट्रिक्स है। और सिमिलरली ये भी एक 2/2 का मैट्रिक्स है। तो हम ए क्रॉस बी तभी कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो तभी, है ना। तो यहाँ पे ये इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी कर सकते हैं। अब ये मेरा हो जाएगा 2 -1 3 0 इंटू -4 3 -1 2। आप इसका रो पिक कर लीजिए या इसका कॉलम पिक कर लीजिए। अगर एक का रो पिक करेंगे तो दूसरे का कॉलम। अब करना क्या है, 2 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -8, फिर प्लस करना है, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 9 हो गया। मतलब क्या किए, हम इस वाले को फिक्स कर दिए। सबसे पहले हम फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 को -4 के साथ किए, फिर प्लस 3 को 3 के साथ किए तो ये हो गया। फिर सेकेंड रो के साथ करेंगे तो -1 को -4 से करेंगे तो ये +4, फिर प्लस 0 को 3 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या किए, पहले को फिक्स करके दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम सेकेंड कॉलम को फिक्स कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू -1 तो -2 प्लस 3 इंटू 2 तो 6, -1 इंटू -1 तो +1 प्लस 0 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 0, और आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा 9 - 8 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 6 - 2 तो ये 4 और ये 1 हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन दे रखा है तो 1 का मतलब है कि यहाँ पे इस एलिमेंट का, यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, जैसा हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे दोनों को, तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे अगर जैसे यहाँ 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 1 इंटू 1 तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, मतलब 1 + 1 आपको 2 नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो 2 नहीं करना, अगर 2 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो अगर हम फाइनली इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। जब आप फाइनल मल्टीप्लिकेशन इस दोनों का परफॉर्म करेंगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा। अब हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम mr² प्लस mr का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो mr² का वैल्यू आया हुआ है 10101010
1 0 कॉलम बाय हम इसको लिख रहे हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 प्लस MR ऐड करेंगे तो MR का वैल्यू है आपका 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0। नेक्स्ट टाइम आपको फिर ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि आप 1 1 को ऐड करके 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो हम 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। 1 मतलब वहाँ पे इस दोनों रो और कॉलम पोजीशन का एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए 1 लिखा हुआ है। तो आप 1 1 को 2 नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा मेरा। तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये 1 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 मतलब फर्स्ट रो में 1 आ जाएगा, सेकेंड में आप ऐड करेंगे तो ये सारा ही 0 आ जाएगा, थर्ड में अगर आप ऐड करेंगे तो फिर सारा ही वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा, और फोर्थ में इस पोजीशन पे 1 आ जाएगा। क्योंकि हम 0 में 1 को ऐड करेंगे तो ये मेरा 1 आ जाएगा, बाकी सारा दोनों 0 आ जाएगा। तो ये मेरा MR के इक्वल हो रहा हो। और पीछे हम प्रॉपर्टी पे क्या पढ़े थे कि अगर मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन का स्क्वायर करें और मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन के साथ इसको हम ऐड करें और वो मेरा मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे जो मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन मेरा दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो MR के इक्वल आ रहा है इसका वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि ये जो MR है ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा प्रूव हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।